आज हम बात करने वाले हैं ब्रिक्स के उदय की। और सवाल यह है कि क्या ये एक नई वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है? तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बड़ा सवाल, क्या देशों का एक नया ग्रुप वेस्टर्न दुनिया के 100 साल पुराने दबदबे को सच में वाकई में चैलेंज कर सकता है? अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले हमें आज की दुनिया का सिस्टम समझना होगा। जरा सोचिए, करीब करीब 100 साल से G7, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी वेस्टर्न संस्थाएं ही आप कह सकते हैं कि दुनिया को चला रही हैं। पॉलिटिक्स हो या इकोनॉमी, सब कुछ यही तय करते आए हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये ही दुनिया के रूल्स बनाते हैं। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट है। इसी रूल बेस्ड सिस्टम को चैलेंज करने के लिए मैदान में एक नया प्लेयर उतरा है और उसका नाम है ब्रिक्स। तो सवाल यह है कि यह सब शुरू कैसे हुआ? और मजे की बात यह है कि इसकी शुरुआत किसी पॉलिटिकल मीटिंग से नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बैंक से हुई थी। इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 2001 में गोल्डमैन सैक्स के एक इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील ने 4 तेजी से बढ़ती इकोनॉमीज के लिए एक शब्द बनाया, ब्रिक, मतलब ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना। फिर 2009 में इन देशों की पहली ऑफिशियल मीटिंग हुई रशिया में, और 2010 में जब साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया तो ये बन गया ब्रिक्स। तो जो सिर्फ एक इकोनॉमिक आइडिया था, अब वो एक प्रॉपर पॉलिटिकल ग्रुप बन चुका था। तो अब अगला सवाल ये है कि ब्रिक्स आज इतना जरूरी क्यों हो गया है? मतलब इसके इतने पावरफुल होने के पीछे वजह क्या है? देखिए, ब्रिक्स का उदय कोई रातों रात हुई घटना नहीं है। ये दुनिया में हो रहे कई बड़े बदलावों का नतीजा है। सब शुरू हुआ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से, जिसने वेस्टर्न सिस्टम की कमजोरियों को सबके सामने ला दिया। फिर अमेरिका ने जिस तरह सैंक्शंस का इस्तेमाल किया, उसने रशिया जैसे देशों को डॉलर से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया। इसी दौरान अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को यह महसूस होने लगा कि IMF और वर्ल्ड बैंक उनका फायदा उठा रहे हैं। और फिर 2022 के बाद तो रशिया ने पूरी तरह से अपना फोकस एशिया की तरफ शिफ्ट कर लिया। तो ये सारी चीजें एक एक करके ब्रिक्स के लिए एक मजबूत जमीन तैयार कर रही थी। इस ग्रुप की असली पावर इसके 2 इकोनॉमिक इंजन हैं। एक तरफ है चीन, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, और दूसरी तरफ है इंडिया, जो अपने डिजिटल रेवोल्यूशन की वजह से दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी इकोनॉमीज में से एक है। ये दोनों देश मिलकर इस ग्रुप को वो इकोनॉमिक ताकत देते हैं जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। तो ब्रिक्स सिर्फ पुराने सिस्टम की बुराई नहीं कर रहा है, नहीं, वो एक्टिवली एक पैरेलल, एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम बना रहा है। चलिए देखते हैं कि वो ये कैसे कर रहा है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसे NDB भी कहते हैं। अब ये कोई मामूली बैंक नहीं है, ये IMF और वर्ल्ड बैंक को सीधा चैलेंज है। कैसे? देखिए, ये बैंक भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है, लेकिन एक बड़ा लेकिन है, ये IMF की तरह बहुत ही सख्त शर्तें नहीं लगाता, और यही बात इसे डेवलपिंग देशों के लिए एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बना देती है। फाइनेंशियल आज़ादी की इस लड़ाई में ब्रिक्स के पास 2 और बड़े हथियार हैं। पहला है $100 बिलियन का कंटिंजेंट रिजर्व अरेंजमेंट। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो किसी भी मेंबर देश को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाता है। और दूसरा, और शायद सबसे बड़ा कदम, अमेरिकी डॉलर पर अपनी डिपेंडेंसी को कम करना। इसके लिए ये देश आपस में अपनी लोकल करेंसीज जैसे रुपया और युआन में ट्रेड को बढ़ावा दे रहे हैं। और फिर साल 2023 में आया एक असली गेम चेंजर। ब्रिक्स ने 6 नए देशों को शामिल होने का इनविटेशन भेजा। सऊदी अरब, ईरान, UAE, मिस्र, इथियोपिया और अर्जेंटीना। ये एक बहुत ही बड़ा मूव था। तो इस एक्सपेंशन का मतलब क्या है? चलिए इसे नंबर्स में समझते हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन। इस विस्तार के बाद ब्रिक्स दुनिया की लगभग आधी आबादी को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब 46% से भी ज्यादा लोग। अब बात करते हैं एनर्जी की, जो कि पूरी दुनिया को चलाती है। इन नए मेंबर्स के साथ ये ग्रुप दुनिया के 45% ऑयल प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा। ये एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है, और ये इसे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में एक बहुत बड़ी पावर बना देता है। और आखिर में बात करते हैं पैसे की। परचेजिंग पावर के हिसाब से देखें तो ये नया ब्रिक्स प्लस ग्रुप दुनिया की टोटल GDP का 36% कंट्रोल करेगा, जो G7 से भी ज्यादा है। तो जब हम इन तीनों चीजों को एक साथ देखते हैं, लोग, तेल और पैसा, तो पिक्चर एकदम क्लियर हो जाती है। ये ग्लोबल पावर बैलेंस में एक बहुत बड़े शिफ्ट का इशारा है। तो चलिए अब इन दोनों ग्रुप्स का एक सीधा सीधा कंपैरिजन करते हैं। एक तरफ है G7 और दूसरी तरफ है उभरता हुआ ब्रिक्स प्लस।
ये टेबल पूरी कहानी को नंबर्स में बता देती है। पॉपुलेशन में तो देखिए कोई मुकाबला ही नहीं है। ब्रिक्स प्लस के 3.6 बिलियन लोगों के सामने G7 के सिर्फ 770 मिलियन लोग हैं। हाँ, लेकिन इकोनॉमी के साइज में, मतलब नॉमिनल जीडीपी में, G7 अभी भी $45 ट्रिलियन के साथ काफी आगे है। ये बार चार्ट जीडीपी के इसी गैप को साफ साफ दिखाता है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है, ब्रिक्स देशों की इकोनॉमीज G7 के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रही हैं। इसका मतलब यह है कि आने वाले टाइम में ये गैप कम हो सकता है। और इनका अल्टीमेट गोल क्या है? जैसा कि ये कोट कहता है, अंतिम लक्ष्य डी-डॉलराइजेशन है। मतलब इनका सबसे बड़ा मकसद है डी-डॉलराइजेशन। ये ग्लोबल फाइनेंस पर अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं है। हर ग्रुप की तरह ब्रिक्स की भी अपनी कमजोरियां हैं, और ये कमजोरियां छोटी-मोटी नहीं बल्कि काफी बड़ी हैं। ये डोनट चार्ट इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम को दिखाता है, इंटरनल इम्बैलेंस। एक्सपेंशन से पहले भी चीन अकेला ब्रिक्स की टोटल जीडीपी का 70% हिस्सा था। मतलब एक देश इतना ज्यादा डोमिनेंट है और ये बाकी मेंबर्स के लिए एक चिंता की बात तो है ही। चीन के इस दबदबे के अलावा भी कई बड़ी मुश्किलें हैं। सबसे बड़ी है इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर विवाद, जो दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे की कमी की वजह है। और जब इतना बड़ा अविश्वास हो तो मेंबर्स के पॉलिटिकल इंटरेस्ट आपस में टकराते हैं। और सोचिए, जब एक दूसरे पर भरोसा ही नहीं है तो फाइनेंशियल इंटीग्रेशन के बिना एक कॉमन करेंसी बनाना लगभग नामुमकिन है। और तो और, ब्राजील जैसे देशों में जब लीडरशिप बदलती है तो देश की प्राथमिकताएं भी रातों रात बदल जाती हैं, जो इस ग्रुप को और भी अनस्टेबल बनाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए वर्ल्ड पावर का फ्यूचर आखिर दिखता कैसा है? तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि ब्रिक्स का उदय पावर के वेस्ट से ईस्ट की तरफ शिफ्ट होने का एक साफ संकेत है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ब्रिक्स रातों रात अमेरिका की जगह ले लेगा, नहीं, बल्कि वो एक पैरेलल सिस्टम बना रहा है। दुनिया अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ बढ़ रही है। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां किसी एक देश का दबदबा नहीं होगा, बल्कि पावर कई सेंटर्स के बीच बंटी होगी। तो चलिए हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। लेकिन अब इस सवाल में एक और लेयर जुड़ गई है। क्या ब्रिक्स सच में वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज कर पाएगा, या फिर इसके मेंबर्स की आपसी दुश्मनी ही इसे आगे बढ़ने से रोक देगी? दुनिया का भविष्य शायद इसी सवाल के जवाब में छिपा है।